हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो जो लास्ट टॉपिक था हमारा, हम बात किस चीज की कर रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा था हम अब क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारी पहली आई थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड आई थी हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों, अगर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले एक बार अच्छे से वो देख लीजिएगा, तो आपको ये वाली वीडियो भी क्या हो जाएगी, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया था, जहां पर क्या हो रहा था, हमारा जो वेपर प्रेशर था वो किसके इक्वल हो गया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया था, राइट। तो अगर मैं यहां पर बात करूं किसकी, फ्रीजिंग पॉइंट की, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर है भाई, इज द टेम्परेचर एट विच the solid and the liquid state of a substance have the same vapor pressure, have the same vapor pressure। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर सॉलिड और जो लिक्विड स्टेट है किसी भी सब्सटेंस की, तो चाहे वो सॉलिड स्टेट है उसकी, चाहे लिक्विड स्टेट है, वहां पर जो उनका वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हम क्या कर रहे हैं, जो कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कंपैरिजन किस किस के बीच में है, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में और सॉल्यूशन के बीच में, राइट। वेपर प्रेशर किसका देख रहे हैं हम, प्योर सॉल्वेंट का, और किसका कंपैरिजन, उसका कंपैरिजन किसके साथ में कर रहे हैं, सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन क्या करके बनाया गया है, जिस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करके बनाया गया है। ठीक है। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम होता है। तो यहां पर मैं कहूंगी freezing point of the solution is lower than that of pure solvent। कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसी भी सॉल्यूशन का वो क्या होगा, कम होगा, किससे, प्योर सॉल्वेंट से। अब कम क्यों होगा, इसका आंसर आप खुद ही देंगे। देखिए, आप लोगों ने कहा कि देखो, हमने एक फैक्टर पढ़ा था सोल्यूबिलिटी के ऊपर, वेपर प्रेशर के ऊपर। वो फैक्टर क्या था, हमारा टेम्परेचर का फैक्टर था। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ भी हम टेम्परेचर की ही बात कर रहे हैं। तो हमने कहा था अगर आप क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। वेपर प्रेशर क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर, वो मोशन में आ जाते हैं, जिससे उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बच्चे, वो क्या हो गया था, कम हो गया था। ठीक है। तो जितना ज्यादा आपने टेम्परेचर बढ़ाया उतने ही जल्दी पार्टिकल क्या हो गया, अपना सरफेस छोड़ के किस में कन्वर्ट हो गए थे, वेपर में कन्वर्ट हो गए थे। यानी कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे थे तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो अगर आप टेम्परेचर, अब इसी चीज को आप रिवर्स बोलिए कि अगर किसी का वेपर प्रेशर कम है, देखो आपने, मैं दोबारा बोलती हूँ, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। तो क्या मैं इसी चीज को रिवर्स मैनर में बोल सकती हूँ, अगर किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कम है तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहा होगा, कम रहा होगा। मान रहे इस बात को कि किसी भी लिक्विड का या किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर कम है, दैट मीन्स उसका टेम्परेचर भी क्या रहा होगा, कम रहा होगा। और टेम्परेचर की बात करें यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो क्या इसी बात को हम इस बात को इससे रिलेट कर सकते हैं इजिली कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, बिकॉज ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू किसके, सॉल्यूशन से।
तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन का काफी कम है एज कंपेयर टू प्योर सोलवेंट। ठीक है, तो यहां से क्या है बच्चे, हम लोगों ने ग्राफ बनाया। ठीक है, तो ग्राफ जैसे हम लोगों ने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे बनाया था, वैसे ही हमने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। और ये जो ग्राफ है किस किस के बीच में है, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में है। तो यहां पर मेरे पास क्या रहेगा, वेपर प्रेशर रहेगा। ठीक है, और यहां पर मेरे पास क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। गॉट इट। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में मैं क्या बना रही हूँ, ग्राफ बना रही हूँ। तो आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखा था, क्या देखा था कि जितना ज्यादा टेम्परेचर की जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में जो आपने ग्राफ देखा था, तो आप लोगों ने देखा था कि जो प्योर सोलवेंट था वो कम टेम्परेचर पर ही क्या दे रहा था, ज्यादा वेपर प्रेशर दे रहा था और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया था। और जो सॉल्यूशन था वो क्या ले रहा था, ज्यादा टेम्परेचर ले रहा था, राइट। और ज्यादा टेम्परेचर ले रहा था तो क्या हो रहा था, तब जाके वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ रहा था। तो वहां से हमें एक ग्राफ जो मिला था, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से था। वो ग्राफ कुछ इस तरीके से था। यहां पर आपका क्या था, लिक्विड सोलवेंट था, और यहां पर आपका क्या था, सॉल्यूशन था। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक तो वो लिक्विड था। अब फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है, जहां पर कोई भी सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट क्या हो जाए, सेम वेपर प्रेशर दे। तो देखिए, जैसे ही किसी भी सॉल्वेंट की यहाँ पर लिक्विड स्टेट मान लीजिए खत्म हो गई, तो लिक्विड खत्म हुई तो इसके बाद कौन सी स्टेट शुरू हो जाएगी, गैसियस स्टेट शुरू हो जाएगी, सॉलिड स्टेट शुरू हो जाएगी, राइट। तो ये वाला जो पॉइंट है वो एक कोइंसाइड पॉइंट है, जो इनका कॉमन पॉइंट है। किसका, यहाँ पर तो सॉलिड स्टेट शुरू हो गई, यहाँ लिक्विड स्टेट, यानी कि ये पॉइंट कैसा पॉइंट कहलाएगा इसका, इसका जो मेन जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि लिक्विड यहाँ पर आने के बाद फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, सॉलिड भी आना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं इसको टेम्परेचर से आगे ड्रॉ करूं, तो ये वाला जो टेम्परेचर कहलाएगा, ये किसका कहलाएगा, लिक्विड सॉल्वेंट का टेम्परेचर कहलाएगा। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ T0F से। ठीक है, तो हम अब बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की जैसे ही मैंने बात की, तो मैंने कहा कि जो सॉल्यूशन होगा वो लोअर टेम्परेचर पर जाके सॉलिड में कन्वर्ट होगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का कम है। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या है, कम है, क्योंकि इसकी वेपर प्रेशर क्या है, कम है। तो ये इससे पहले तो फ्रीज नहीं हो सकता, इससे कम टेम्परेचर पे। और इस तरफ तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर कम किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है। तो मान लीजिए किसी पॉइंट पर आके, यानी कि यहां तक तो ये लिक्विड था और इधर आके किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो मैं मान लेती हूँ ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां से इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका है बच्चे, ये फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, अब क्या है, जैसे जैसे आप और टेम्परेचर को कम करते हो, तो जो लिक्विड सॉल्वेंट है वो शार्पली क्या होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो ग्राफ एकदम से स्टीपली जाएगा, शार्पली जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए यहां से ग्राफ को मैं नाम देना शुरू कर देती हूँ। लाइक इसको मैंने नाम दिया A, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया D और इसको मैंने नाम दे दिया A। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि देखिए ये वाला जो आपने ग्राफ देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे, जहां पर हमें क्या पता चल रहा था कि जो टेम्परेचर है, ज्यादा टेम्परेचर पर ही सॉल्यूशन जो है वो किस पे कन्वर्ट हो गई थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया था। तो यहां से मुझे ये ग्राफ मिला था। तो यहां पर मुझे अब क्या चाहिए, सॉलिडिफिकेशन चाहिए। सॉलिडिफिकेशन चाहिए तो टेम्परेचर को कम करूंगी, तो अब मेरा जो ग्राफ जाएगा वो क्या जाएगा, रिवर्स जाएगा। तो मैं यहां पर मान के चलती हूं कि जो सोलवेंट है वो लिक्विड स्टेट में यहां से यहां तक है। तो ये जो पॉइंट अब, और यहां से नीचे इस तरफ लेफ्ट साइड में क्या है, वो सॉलिड होना शुरू हो गया। अब सॉलिड यानी कि ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो सॉल्वेंट का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे ही जो सॉल्यूशन है वो भी यहां तक क्या है, लिक्विड स्टेट में है, और इसके बाद में किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। इसका फ्रीजिंग पॉइंट अलग क्यों है, ये हम बात कर चुके हैं कि जो सॉल्यूशन है वो लोअर टेम्परेचर पर फ्रीज होगा एज कंपेयर टू प्योर सोलवेंट। गॉट इट। तो अगर मैं इसी प्लॉट को अगर मैं क्या करूं, आपको डिफाइन करूं, तो ये क्या क्या बताता है। अगर मैं बात करूं AB की, ठीक है, तो जो AB है वो क्या बताता है, लिक्विड सोलवेंट जो है मेरा
वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट, अलोंग दी कर्व, अलोंग दी कर्व, ए से बी लिक्विड कम होता जा रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट होता चला जाएगा। उसके बाद में इसी ग्राफ को आगे बढ़ाती हूँ, ग्राफ मान ले लिया मैंने बी, पॉइंट बी पर ही आ जाएंगे। तो यहां पर जो बी है वो क्या हो गया, यहां पर सॉलिड स्टार्ट हो गया अपीयर होना, ठीक है, सॉलिड स्टार्ट्स टू अपीयर, दैट मीन्स दैट इज, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सोलवेंट। ओके, उसके बाद में ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं, ग्राफ मेरा क्या आ गया, बीसी। तो बीसी क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो वेपर प्रेशर है जो एकदम से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहां पर मैं कहूंगी वेपर प्रेशर डिक्रीजेस शार्पली, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस शार्पली, गॉट इट। अच्छा, उसके बाद में बात करती हूँ दूसरे वाले कर्व की। दूसरे वाले कर्व में जो मेरे पास डीई है, ठीक है, डीई क्या है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो मेरा पॉइंट ई है, ई यहां पर क्या रहेगा, सॉलिड स्टार्ट अपीयर, सॉलिड स्टार्ट्स अपीयर, राइट। अब सॉलिड स्टार्ट हुआ क्या होने के लिए, अपीयर होने के लिए, दैट इज ये क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, ये फ्रीजिंग पॉइंट आपका सोलवेंट का। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में, ये जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस आ रहा है, इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूं डेल्टा टी एफ से। किससे रिप्रेजेंट करूंगी बच्चे, डेल्टा टी एफ से मैं क्या करूंगी, इसको रिप्रेजेंट करूंगी। तो यहां पर डेल्टा टी एफ क्या है आपका, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि चेंज ही तो देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहां पर हम चेक करेंगे कि लिक्विड सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कितना कम टेम्परेचर पर सॉल्यूशन जाकर फ्रीज होना शुरू हो जाता है। सो जो हमें पता है दैट इज डेल्टा टी एफ, सॉरी TF is less than T naught F. TF is less than T naught F. TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और T naught F क्या है आपके पास में, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट, ठीक है, कम है। तो डेल्टा TF क्या होता है, ज्यादा में से कम को घटाएंगे, ज्यादा मेरे पास क्या है, T naught F है, माइनस में क्या कर दूंगी मैं, TF। तो ये आ गया आपका डेल्टा TF, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसी एक्सप्रेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट लेके चलेंगे। तो इसको मैं रिलेट करती हूँ राउल्ट्स लॉ से। सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हम लोगों ने देखा था दैट इज डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा 2, यानी कि जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ रहा था, मैंने आपको पहले भी कहा था ये सारी टर्म लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था सोल्यूट के, जितना ज्यादा आप सोल्यूट ऐड करोगे उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकती हूं जितना ज्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आएगा, तो यहां से मैं कहूंगी डेल्टा टी एफ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। जितना कम वेपर प्रेशर, देखो जितना कम वेपर प्रेशर टेम्परेचर क्या होगा उतना ही कम होगा, जितना कम वेपर प्रेशर टेम्परेचर उतना ही कम होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कहूंगी डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा 2 एंड डेल्टा पी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एफ। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। बच्चे यहां से जो मेरा जो इक्वेशन रिलीज हो रही है वो वैसी ही है जो आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ी थी डिटेल में, ठीक है। बस हम आगे क्या कर देंगे, जीटा 2 को ओपन करेंगे। सो जीटा 2 किसके इक्वल होता है, N2 अपॉन N1 प्लस N2। अब हम बात कर रहे हैं डाइल्यूशन के लिए, मेरा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो डाइल्यूट में क्या हो जाएगा, जीटा 2 आपका हो जाएगा N2, और इस टर्म को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। डाइल्यूशन में सोल्यूट क्या हो जाएगा आपका, ना के बराबर N2 ओवर N1, और N2 हमने कहा था क्या था, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। N1 भी क्या था आपका, नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास। हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है इधर पुट करेंगे जीटा 2 की जगह पे। सो डेल्टा टी एफ आपका क्या आ गया बच्चे, यहाँ पर देखिए आपका आ गया
इसको पहले थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं। यहाँ पर इस टर्म को मैं हटाती हूँ। सो पहले इसको जैसे ही मैंने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा के। ठीक है, मैंने कह दिया के जीटा 2। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, जीटा की वैल्यू पुट करूंगी। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे N2 बाई N1। N2 मेरा क्या है, ये रहा W2 अपॉन में M2 इंटू में W1 अपॉन में M1 अपॉन में W2, M1 अपॉन में W2, क्योंकि N1 क्या था मेरा, नीचे था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस M1 को आगे लेके चले जाएंगे। सो डेल्टा TF क्या हो जाएगा आपका K M1, और ये क्या हो जाएगा W2 अपॉन में M2 इंटू W2। अब ये क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, डेल्टा TF इज इक्वल टू K M1, W2 अपॉन M2 आपका क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट। ये 1 है बच्चे, सॉरी, ये क्या है, 1 है, M1 अपॉन W1। तो नीचे क्या आ गया आपका W1, और N2 अपॉन W1 क्या होता है, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट, W1 क्या है मेरा, मास ऑफ सोलवेंट, W2 क्या है मेरा, मास ऑफ सोल्यूट, M2 क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और M1 क्या है मेरा, मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। तो ये क्या है, N2 अपॉन में W1, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोलवेंट किसके इक्वल होता है, ये होता है मोलैलिटी के इक्वल। किसके इक्वल होता है बच्चे, मोलैलिटी। N2 अपॉन W1 इज इक्वल टू मोलैलिटी। सो डेल्टा TF क्या हो जाएगा आपका K M1M। अब ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। M1 क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट। अब अगर आप कोई सोलवेंट लेंगे, कोई अननोन सोलवेंट तो लेंगे नहीं, सोलवेंट कैसा होगा, जाना पहचाना होगा, उसका कोई जो मोलिकुलर मास होगा वो आपको पता होगा, तो वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी, ये भी क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये भी क्या देगा मिलके, एक कांस्टेंट देगा, विच इज डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, इसको मैंने एक अनदर कांस्टेंट नाम दे दिए, K M1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर क्या देती हूँ इसको, KF। ठीक है, KF इंटू M। तो यहां पर आपका क्या आ गया, ये रिजल्ट। सो यहां पर जो आपका KF है, ये KF ही क्या है आपका, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, और इसको हम आल्सो ये कह सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, दैट इज वाई इसको हम क्रायोस्कोपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्या कर दूं, जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी क्या कर दूं, 1 कर दूं, यूनिटी लेके चलती हूँ, मोलैलिटी क्या कर दूं, यूनिटी कर दूं, यानी कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट को डिसोल्व करती हूँ मैं 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट में। तो जो मोलैलिटी को 1 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। ठीक है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। तो आप यहां से मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को डिफाइन भी कर सकते हैं एज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी of the solution is unity, that is 1 mole of solute is dissolved in 1000 gram, that is 1 kg of the solvent. Got it? तो यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी, यूनिट की बात करती हूं KF की, तो यहां से निकालेंगे KF किसके इक्वल आया आपका, KF आएगा आपका डेल्टा TF अपॉन में M। ठीक है, तो डेल्टा T यानी कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर किस में होगा आपका, केल्विन में होगा, मोलैलिटी मोलल, तो इसको आप लिख सकते हो केल्विन पर मोलल। आपको यहां से मोलल की भी क्या पता है, यूनिट पता है, तो मोलल की यूनिट होती है आपकी केजी पर केजी मोल। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मोल पर केजी। तो यूनिट KF की ऑल्सो क्या हो जाएगी आपकी, केल्विन केजी पर मोल। तो यहां से ये वही है जो आपकी किसकी थी, KB की थी, है ना, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बारे में आपने पढ़ा था, तो वही क्या है यूनिट इसकी भी रहेगी। अब हम बात करेंगे इनके मॉलिक्यूलर मास के बारे में, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहां पर मुझे क्या करना है, डिटरमाइन करना है, तो कहूंगी डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ
सोल्यूट। बच्चे मैं बार बार यही कहूंगी, ये वैसा ही है जो आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में किया था, बस यहाँ पर चेंजेस कितने हैं कि वहां पर आप बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर आप फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। वहां आपके पास में के बी कॉन्स्टेंट था, यहाँ आपके पास के एफ कॉन्स्टेंट है। टेम्परेचर डेल्टा टी भी था, यहाँ टेम्परेचर क्या है आपका डेल्टा टी एफ। ठीक है, तो यहां से कैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे सोल्यूट का, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। इस एम को क्या है बच्चे मैं यहाँ पर ओपन करूंगी, इस एम को अगर मैं ओपन करती हूं तो क्या आता है, देखिए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, N2 को फिर से मैं ओपन कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा W2 अपॉन में M2 इंटू में क्या आ जाएगा W1। तो बच्चे यहाँ पर जो मैं W1 लेकर चल रही हूँ वो इन टर्म्स ऑफ ग्राम चल रहा है हमारा। ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या लेके चलना है तो मोलैलिटी के लिए क्या होना चाहिए किलोग्राम में, तो इसको क्या करूंगी मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। बस अब कुछ ज्यादा नहीं करना, यहाँ पर m की वैल्यू मुझे पुट करनी है। सो डेल्टा टी एफ क्या आ जाएगी आपका के एफ इंटू में W2 वैल्यू पुट कीजिए, M2 इंटू में 1000 साथ में ही लगा लीजिए, अलग से कर लीजिए W1। मुझे क्या चाहिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट यहाँ से M2 चाहिए तो ये इधर जाएगा और ये डेल्टा TF इधर आएगा। सो M2 विल बी इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा TF इंटू में W1। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। अब यहां से आपसे कई बार पूछ लेता है कि आप मुझे क्या बताइए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बताइए। ठीक है, यानी कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में एक्सप्लेन कीजिए। तो हमारे पास इसके बीच में भी रिलेशन होता है, के एफ किसके इक्वल होता है आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन में 1000 इंटू में क्या आ जाता है आपका एल एफ, क्या आ जाता है एल एफ। तो यहां पर जो आपका एल एफ है वो क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है आपके पास में। तो जो एल एफ की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन में क्या होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोलवेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोलवेंट। बस इसकी ये वैल्यू पुट करनी है। सो के एफ क्या आ जाएगा आपके पास में आर टी नोट स्क्वायर अपॉन में 1000। तो ये वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा M1 अपॉन में डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। तो आप यहां से मोलर डिप्रेशन कौन से निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी ऑल्सो। अब आता है हमारा मेन क्वेश्चन विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या है इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही तो हमें पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कि ये क्या है एक आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये बताइए हमें। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, तो हमारे पास देखिए बच्चे रिलेशन क्या है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या है मोलैलिटी, एम क्या होता है N2 अपॉन में W1। सो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 अपॉन W1। तो डेल्टा टी एफ क्या हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या यहाँ पर कहीं भी सोल्यूट के नेचर का अफेक्ट आया, नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट किसका आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का अफेक्ट आएगा, सिर्फ किसका आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का अफेक्ट आएगा और किसी भी चीज का अफेक्ट नहीं आने वाला है। गॉट इट। तो यहां से हम कह सकते हैं दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अगर मैं अब बात करूं इनके न्यूमेरिकल्स के ऊपर, तो जो बच्चे न्यूमेरिकल इनके होंगे वो उसी तरीके से होंगे जो हमारे किस में थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में थे। ठीक है, तो आप एक बार अपनी तरफ से उस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर समझ नहीं आते हैं इन दैट केस यू कैन कमेंट मी एंड कैन आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसी में इसकी कुछ एप्लीकेशन है। ठीक है, क्या है एप्लीकेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कि
हम यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर रहे हैं यानी कि कम कर रहे हैं, तो उसकी एप्लीकेशन कहाँ है? क्या इसका कुछ फायदा होता है? बिल्कुल होता है। पहला आता है इन एंटीफ्रीज सॉल्यूशंस। अब ये एंटीफ्रीज सॉल्यूशंस क्या? एंटी का मतलब तो आपको पता ही है, जैसे अपोजिट काम करने, यानी कि किसी भी चीज को फ्रीज ना होने देना। ठीक है, तो एंटीफ्रीज सॉल्यूशन के तौर पर ये बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे कि हमारे व्हीकल्स होते हैं, सो व्हीकल्स के अंदर क्या होता है बच्चे? एक रेडिएटर होता है, उस रेडिएटर के अंदर क्या डाला जाता है? वाटर डाला जाता है। ठीक है, तो अगर आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हो, कोल्ड वेदर में कहीं जाते हो, जहां पर जो टेम्परेचर है वो क्या है? काफी कम है। जहां पर टेम्परेचर क्या होगा? मान लीजिए बिलो 0 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो वहां पर जो वाटर होगा वो क्या होना शुरू हो जाएगा? फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर वाटर फ्रीज होना शुरू हो जाएगा तो वो डायरेक्ट इफेक्ट किस पर डालेगा? रेडिएटर के ऊपर इफेक्ट डालेगा, और आपका जो व्हीकल है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, वो चलेगा नहीं। तो अगर जो कोल्ड वेदर वाले इलाके हैं तो वहां पर जाने के लिए हमें उस पानी का थोड़ा सा इंतजाम करना होता है कि वो फ्रीज ना हो और हमारा व्हीकल प्रॉपरली चलता रहे। तो हम क्या कर देते हैं? उस पानी के अंदर एक एंटी फ्रीज क्या डाल देते हैं? सॉल्यूशन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके डालने से क्या हो जाएगा? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। यानी कि वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता था तो वो अब 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज ना होके उससे कम टेम्परेचर पर जाके फ्रीज होगा, माइनस में कहीं आगे जाके वो क्या होगा? फ्रीज होगा। तो अब वहां पर आप अपनी व्हीकल जो है वो प्रॉपरली चला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो मेनली डाला जाता है वाटर के अंदर वो डाला जाता है बच्चे इथाइलिन ग्लाइकोल डाला जाता है। ठीक है, क्या डाला जाता है? इथाइलिन ग्लाइकोल डाला जाता है। ये क्या होता है? वाटर को फ्रीज नहीं होने देता काफी टाइम तक। तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं? आपके एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है और एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन आती है वो आती है टू रिमूव स्नो फ्रॉम द रोड्स। आप लोगों ने देखा होगा जो भी हमारे हिल स्टेशन होते हैं जहां पर जो इलाका रहता है काफी ठंडा रहता है, तो जब बर्फबारी होती है तो उनके जो रोड्स होते हैं वो पूरे ब्लॉक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आइस। ठीक है, आइस की वजह से जो रोड होते हैं वो पूरे के पूरे ब्लॉक हो जाते हैं। तो वो आइस को हटाने के लिए क्या किया जाता है? उनमें हम क्या करते हैं? यूजुअली कॉमन सोल्ट ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? कॉमन सोल्ट ऐड कर देते हैं, या फिर ऐड क्या कर देते हैं? अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कॉमन सोल्ट आपको पता ही है NaCl। अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 की बात कर रहे हैं। तो इनका काम क्या है ऐसा? ठीक है, इनका काम ऐसा क्या है? आपने उन बर्फ में क्या ऐड कर दिया? नमक ऐड कर दिया। ठीक है, या फिर CaCl2 ऐड कर दिया, तो वो जो बर्फ होती है वो इजिली हट जाती है। क्यों हट जाती है? कि इससे क्या होता है? देखिए, पानी ही था, वो बर्फ जमी हुई थी, तो जैसे आपने नमक डाला तो वो बर्फ मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो गया है। वो पहले उसी टेम्परेचर, देखो उसी टेम्परेचर पे, उस वेदर में उसी टेम्परेचर पे वो आइस जो थी वो फ्रीज फॉर्म में थी, सॉलिड फॉर्म में थी, लेकिन नमक डालने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। तो वो जो आइस थी वो फ्रीज नहीं रही, उसका जो टेम्परेचर है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट गया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं NaCl और आइस के मिक्सचर की, तो आइस के अंदर NaCl डालने से जो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बच्चे कहाँ तक चला जाता है? वो चला जाता है -21 डिग्री सेल्सियस। तो मान लीजिए आप एक ऐसे वेदर में है जहां -3 -4 टेम्परेचर है और आपने NaCl डाला, तो ऑब्वियसली -21 जब तक नहीं होता तब तक वो बर्फ वहां पर नहीं जम सकती। ऐसे ही जो CaCl2 प्लस आइस का जो मिक्सचर है वो क्या, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है वो हो जाता है अप टू 55 डिग्री सेल्सियस। और जो NaCl का एग्जाम्पल है ये तो हम अपने घरों में भी देख सकते हैं। तो आपकी मम्मी ने जो है मतलब हमारी जो मम्मी वगैरह होती है वो क्या आइसक्रीम जो
जो है हमारे लिए बनाती हैं। तो जब आइसक्रीम आप फ्रीजर में रखते हो तो फ्रीजर तो उसको फ्रीज करेगा, तो उसके ऊपर बर्फ, क्योंकि अब आपने आइसक्रीम बनाई है तो आइसक्रीम में मिल्क होगा, मिल्क के अंदर तो वाटर भी होता है, तो वो वाटर क्या होगा, फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो जिससे बर्फ जमेगी, राइट। तो उसके ऊपर थोड़ा सा क्या कर देते हैं आइसक्रीम वाले, नमक डाल देते हैं ताकि उसके ऊपर आइस ना जमे। तो ये हम क्या देख सकते हैं, अपने घरों में भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो आई होप यहां तक आपको जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में समझ में आया हो। तो इसी के अंदर कह लीजिए कुछ बुक्स में लिखा हुआ इसी के अंदर ही तो एक मेथड आता है आपका रास्ट मेथड, ठीक है। तो रास्ट मेथड क्या कहता है, ये कहां पे यूज होता है, तो मैं कहूंगी रास्ट मेथड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द molecular mass of an unknown solute। मतलब एक सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर जो सोल्यूट था वो नहीं पता था आपको कि सोल्यूट क्या है, तो उस सोल्यूट का मोलिकुलर मास निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है, इस मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूलर मास पता चल गया तो आप काफी हद तक अपने सोल्यूट के नाम तक क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। तो इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या रोल है, ठीक है। अब कहता है कि इस मेथड के अंदर क्या होता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इन दिस मेथड वी हैव टू आइडेंटिफाई द depression in freezing point of pure solvent। तो सबसे पहले जो आपने प्योर सॉल्वेंट लिया है उसका आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए। अब जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी कि जो केएफ की जो वैल्यू होती है वो हर एक लिक्विड के लिए बेटा क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, प्योर सॉल्वेंट का डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे। उसके बाद उसको क्या करेंगे, एंड देन सोल्यूट के अंदर ऐड कर देंगे, एंड देन ऐड इन सोल्यूट, ठीक है। तो हमारे पास केएफ हो जाएगा, डेल्टा टीएफ का चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, टेम्परेचर तो निकाल सकते हैं ना, फ्रीजिंग पॉइंट का निकाल सकते हैं उसका भी। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास के लिए तो हमने फॉर्मूला निकाला भी था कि केएफ मेरे पास में है, W2 भी है, तो W2 हो जाएगा, W1 हो जाएगा, डेल्टा टीएफ हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, किसका, किसी भी अननोन सोल्यूट का। तो इसके लिए जो मेनली जो यूज किया जाता है, जो सॉल्वेंट बेटा यूज करते हैं वो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो, काफी लो हो, ठीक है। इज यूज इन मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन बिकॉज, क्योंकि जिनका जो फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बोलूंगी, जिसका आप क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की मैं बात करूंगी, जिसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जितना हाई होगा उतनी ही आसानी से हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेनली जो हम यहाँ पर यूज करते हैं वो यूज करते हैं कैम्फर का। कैम्फर की जो केएफ की जो वैल्यू होती है वो होती है 39.7 डिग्री के आसपास, ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आप इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत 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 आसान है। जो आपके न्यूमेरिकल इस पे बनते हैं वो बस आपको अगर फॉर्मूला अच्छे से लर्न है तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ठीक है। न्यूमेरिकल इसके काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस करते रहिए। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।